दोस्तों सबसे पहले हम जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में से वह क्षेत्र जिसे पारिस्थितिकी गर्म स्थल या हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो उत्तर है पूर्वी घाट। दोस्तों पूर्वी घाट को पारिस्थितिकी गर्म स्थल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। आप जान लीजिए भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट स्थलों में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था और हॉट स्पॉट ऐसे स्थल को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। अगला प्रश्न है पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी इनविस का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर है IIPS मुंबई में। दोस्तों पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी ENVIS का जनसंख्या और पर्यावरण केंद्र IIPS मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप जान लीजिए जैव विविधता या जैवी विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा द्वारा पारित किया गया था कब। तो उत्तर है 2002 में। दोस्तों जैव विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा और राज्यसभा ने 2 एवं 11 दिसंबर 2002 को पारित किया था। सबसे पहले अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोसेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था और आप जान लीजिए विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित हुआ था और ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। इसके तहत दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार को प्रतिबंधित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कौन कौन है। तो आप जान लीजिए हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार क्षेत्र, सुंडालैंड के अंतर्गत निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। अगला प्रश्न है भारत में आरक्षित जैवमंडल क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो ये 18 हैं भारत में आरक्षित जैवमंडल क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा नीलगिरी। दोस्तों आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है नीलगिरी जो है ये भारत का प्रथम जो है जैवमंडली आरक्षित क्षेत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों केरल में हाथियों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव रिजर्व कौन सा है। तो ये है पेरियार वन्य जीव रिजर्व जो केरल में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था कब। तो 1985 यानी 1985 में दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यानी सेंट्रल गंगेज अथॉरिटी का गठन फरवरी 1985 में किया गया था और इसकी स्थापना गंगा कार्य योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए की गई थी। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों मूक घाटी आंदोलन या साइलेंट वैली ये कहाँ से संबंधित है। तो उत्तर है केरल से। दोस्तों मूक घाटी आंदोलन केरल से संबंधित है। केरल सरकार ने 1970 के दशक में कुंथीपुझा नदी पर कुद्रेमुख परियोजना के अंतर्गत बिजली निर्माण के लिए बांध का प्रस्ताव रखा जिसका स्थानीय लोगों, पर्यावरणविदों, वन वैज्ञानिकों ने विरोध किया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से राज्य सरकार को परियोजना रद्द करना पड़ा। इसे ही साइलेंट वैली प्रोजेक्ट या साइलेंट वैली मूवमेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों साइलेंट वैली प्रोजेक्ट संबंधित है किससे। तो साइलेंट वैली में पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है जो कि केरल राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेड़ों को काटने से बचाना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जो अप्रैल 1973 में अलकनंदा घाटी के मंडल गांव से शुरू हुआ और ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक कर उनको काटने से बचाते थे। इसके प्रमुख नेताओं में गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, सरलाबेन और मीराबेन आदि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल प्रदूषित कर रहा है किसे? तो ये यमुना नदी को प्रदूषित करता है, दिल्ली और आगरा शहरों से निकलने वाला कूड़ा कचरा और गंदा जल। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के क्लाइमेट एक्ट प्लान के 8 लक्ष्य कौन से हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक ज्ञान मिशन। ये भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार करती है, किस अधिनियम के तहत? तो ये है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के अंतर्गत। दोस्तों, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के प्रावधानों के द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय, छोटा नागपुर पठार, मैसूर का पठार और विंध्य पठार में से जहां पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन भारत में उच्चतम है? तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार। दोस्तों, यहाँ पर ये क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, अतः खनिजों के निष्कर्षण के लिए इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियाँ अत्यधिक बढ़ गई हैं, जिसका दुष्परिणाम यहाँ के पर्यावरण पर पड़ रहा है। तो सही उत्तर है, छोटा नागपुर के पठार में डिग्रेडेशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भारत में उच्चतम है। अगला प्रश्न है, हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और विंध्य में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट से संबंधित नहीं है? तो आप जान लीजिए, हिमालय, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट है, विंध्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सुंदरबन और साइलेंट घाटी में से वह क्षेत्र जो पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में स्थित नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुंदरबन पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में स्थित नहीं है। जैव विविधता के बाद आइए देखते हैं सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल नीति प्रारंभ की गई थी कब? तो सही उत्तर है, सबसे पहले 1987 में और उसके बाद 2002 में। दोस्तों, 2012 में भारत में राष्ट्रीय जल नीति प्रारंभ की गई थी और सबसे पहले 1987 में और उसके बाद आप देख सकते हैं 2002 में भी राष्ट्रीय जल नीति को प्रारंभ किया गया था। तो एक लेटेस्ट जल नीति 2012 में, इसके पहले 1987 में सबसे पहले और 2002 में दूसरी बार तथा 2012 में भारत में राष्ट्रीय जल नीति प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में नहर सिंचित क्षेत्रों में कृषित भूमि का लवणीय भूमि में बदलने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है अत्यधिक सिंचाई। दोस्तों, आप जान लीजिए, जब अत्यधिक सिंचाई होती है तो कृषि भूमि लवणीय भूमि में बदलने लगती है। अधिक सिंचाई के कारण जल लग्नता और मृदा की उर्वरता में कमी की समस्या भी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, देखिए, कृषि संगणना 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र में शुद्ध सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये है 48.73%। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है नलकूप और कुएं और इससे 62.82% क्षेत्र की सिंचाई होती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है किस नदी से? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कुरनूल कुडप्पा नहर जो है तुंगभद्रा नदी से निकाली गई है और ये आंध्र प्रदेश में है। ये नहर पेन्नार और तुंगभद्रा नदियों को जोड़ती है और इस नहर का उपयोग सिंचाई और नौवहन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहर कौन सी थी?
तो ये थी पश्चिमी यमुना नहर। दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज सरकार ने इसे सुधार कर सिंचाई योग्य बनाया था। और आप जान लीजिए पश्चिमी यमुना नहर यमुना नदी से ताजेवाला हरियाणा के निकट से जल लेकर हरियाणा के करनाल, अंबाला, रोहतक आदि जिलों में और पंजाब के पटियाला जिले में सिंचाई करती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई किस प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल सबसे अधिक है और यहाँ नहरों की लंबाई भी अधिकतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक निवल सिंचाई क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल बहुत अधिक है, जो देश में सर्वाधिक है। यहाँ पर नहरों की लंबाई भी अधिकतम है और भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है कहाँ से? तो सतलज और ब्यास नदी से पानी आता है इंदिरा गांधी नहर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की विशालतम सिंचाई परियोजना है। ये राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है और इस परियोजना में सतलज और ब्यास नदी के संगम के निकट हरिके बैराज से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है और इस फीडर नहर से राजस्थान की मुख्य नहर इंदिरा गांधी नहर की जल आपूर्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जिस नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जलभराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र लवणीकरण द्वारा प्रभावित हुआ है? तो ये इंदिरा गांधी नहर से। दोस्तों राजस्थान में इंदिरा नहर द्वारा गहरी सिंचाई के कारण जलभराव होने से विस्तृत कृषि क्षेत्र का जो है लवणीकरण हो गया है, जिससे यहाँ पर कृषि उत्पादकता और मृदा की गुणवत्ता में कमी आई है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया था? तो उत्तर है दार्जिलिंग के पास सिद्रापोंग में। याद रखिएगा, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग के पास सिद्रापोंग में किया गया था और इस विद्युत परियोजना के जल का स्रोत 3 छोटी नदियां बरबतिया, हॉस्पिटल और कोटवाली थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राणा प्रताप सागर कोटा का संबंध किससे है? तो ये जल विद्युत उत्पादन से है। राणा प्रताप सागर कोटा चंबल नदी पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र है और राजस्थान में चंबल नदी पर ही जवाहर सागर का भी निर्माण किया गया है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। राणा प्रताप सागर का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये चंबल नदी पर। गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जलाशय किस राज्य में स्थित हैं? तो ये राजस्थान में है। और गांधी सागर जलाशय किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिहंद परियोजना से संबंधित है कौन सा सागर? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये रिहंद परियोजना से संबंधित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित रिहंद परियोजना है और इससे निर्मित गोविंद बल्लभ पंत परियोजना या गोविंद बल्लभ पंत सागर को भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय माना जाता है। रिहंद परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निर्मित है। अगला प्रश्न, नदी और परियोजनाओं का सही सुमेलन करना है। महानदी पर हीराकुंड परियोजना, सतलज पर भाखड़ा नंगल परियोजना, चंबल नदी पर गांधी सागर और तापी नदी पर काकरा पार परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन है। अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, रणजीत सागर परियोजना रावी नदी पर और उकाई परियोजना ये तापी या ताप्ती नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है परियोजना और नदियों का। तो देखिए, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, नांगल बांध ये भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर और मैथान बांध ये बराकर नदी पर स्थित है। तो इस तरह से आप सही सुमेलन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माल प्रभा और घाट प्रभा बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में स्थित हैं।
दोस्तों मालप्रभा बांध कर्नाटक का सबसे छोटा बांध है जो मालप्रभा नदी पर है। मालप्रभा और घाटप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है पराम्बीकुलम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है पराम्बीकुलम जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों बगलिहार सलाल और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर में चिनाव नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं, बगलिहार सलाल और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है चमेरा जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों बरगी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो बरगी बांध परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। ये जबलपुर के पास स्थित है। ये एक बहुउद्देशीय बांध है और इसके जलाशय में मत्स्य और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। बरगी डाइवर्जन प्रोजेक्ट और रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना इस बांध पर विकसित की गई दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों कोयना जल विद्युत परियोजना भारत के बड़े जल विद्युत शक्ति गृहों में से एक है और इस परियोजना के तहत कोयना नदी पर कोयना बांध निर्मित कर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा और जल विद्युत प्रदान करती है किन राज्यों को? तो तुंगभद्रा परियोजना ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों तिलैया बांध बनाया गया है किस पर? तो उत्तर है बराकर नदी पर और ये झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर तिलैया बांध बनाया गया है और याद रखिएगा बराकर दामोदर की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। दोस्तों ये भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलंगना के संगम के पास टिहरी बांध बनाया गया है। और दोस्तों अब जान लीजिए कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और भिलंगना नदियों के अतिरिक्त जल का संचय कर जल विद्युत उत्पादन करना और गौड़ उद्देश्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण करना है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी जिसको दामोदर वैली प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दामोदर नदी पर स्थित है दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत दामोदर नदी पर स्थापित परियोजना है और इस परियोजना को अमेरिका के टेनिसी वैली परियोजना के आधार पर विकसित किया गया है। और आप जान लीजिए दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे सिंचाई बाढ़ नियंत्रण पेयजल आपूर्ति जल विद्युत उत्पादन नहर परिवहन और पर्यटन आदि कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई बाढ़ नियंत्रण पेयजल आपूर्ति जल विद्युत उत्पादन यानी दामोदर घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है सलाल परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो ये चेनाब पर स्थित है सलाल परियोजना और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये चेनाब नदी पर स्थित है सलाल जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न परियोजना और उनकी अवस्थिति दर्शानी है। माही परियोजना बनकबोरी में, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में, नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और दामोदर घाटी जो है ये मैथान नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों नर्मदा परियोजना विवाद से संबंधित है किसके? तो ये मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान के इन राज्यों के विवाद से संबंधित है नर्मदा परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना के विरोध का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास ये सरदार सरोवर परियोजना का सबसे बड़ा विरोध का कारण है और इससे बड़ी संख्या में गरीबों और आदिवासियों का उनके रिहायशी इलाकों से विस्थापन और विस्थापितों का असंतोषप्रद पुनर्वास था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के कोठारी नदी पर स्थित है। कोठारी किसकी सहायक नदी है? तो कोठारी बनास की सहायक नदी है। आप जान लीजिए, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा डैम स्थित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पर्वत से होता है और कोठारी बनास की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना का मुख्यतः उद्देश्य सिंचाई कार्य किया जाना है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, सिलेरू ऊर्जा संयंत्र संबंधित है किससे? तो ये जल विद्युत शक्ति से संबंधित है। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित है? तो ये कर्नाटक में है। दोस्तों देखिए, अधोभौमिक जल, सतही जल, ग्लेशियर और बांध एवं जलाशय में से जिस स्रोत से भारत में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो ये सतही जल से। याद रखिएगा दोस्तों, सतही जल से भारत में जल संसाधन की संभाव्यता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुंगभद्रा, मचकुंड, गंडक और पेरियार परियोजनाओं में से वह जो केवल एक ही राज्य में सीमित है? तो ये है पेरियार परियोजना। और आपको बताना है कि पेरियार परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचेत हिल बांध यानी पंचेत हिल डैम कहाँ पर निर्मित है? तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध कहाँ पर निर्मित है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर निर्मित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, टिहरी बांध कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्मित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर है असम में। दोस्तों राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रावती या कुट्रू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप जानते हैं काजीरंगा असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आपका सही सुमेलन करना है राज्य और राष्ट्रीय उद्यान तथा पक्षी विहारों का। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। राजीव गांधी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में और सिमलीपाल ओडिशा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में राजीव गांधी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और ओडिशा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राज्यों का सुमेलन करना है। देखिए, केवलादेव घाना पक्षी विहार ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, याद रखिएगा, ये उत्तराखंड राज्य में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आरक्षित जीवमंडल क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है खंडचेंडजोंग।
याद रखिएगा, खंडचेंडजोंगा सिक्किम राज्य में स्थित भारत का सबसे अधिक ऊंचा आरक्षित जीवमंडल क्षेत्र है। इसमें विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, ये शामिल है। और इस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 2390.02 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। दोस्तों आप जान लीजिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर के लेह जनपद में ये स्थित था, लेकिन 31 अक्टूबर 2009 से वर्तमान में इसकी अवस्थिति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सिंधु नदी के तट पर है। इस उद्यान का नाम हेमिस के प्रसिद्ध बौद्ध मठ हेमिस मठ के नाम पर रखा गया है और इसे हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण एशिया का दूसरा और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 31 मई 2022 तक भारत में अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, 31 मई 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की संख्या 106 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है गुजरात में। और आप जान लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। ये मुख्यतः एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल है। अगला प्रश्न सही सुमेलन आपको करना है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और संबंधित राज्यों का। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है। देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का उनके राज्यों से। तो आप देख सकते हैं, नोक्रेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में, मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र असम में, सिमलीपाल ओडिशा में और अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। लेकिन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के अनुसार जो दोस्तों अगस्तमलाई केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बाद आइए प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सही उत्तर है H.G. चैंपियन और सेठ के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण H.G. चैंपियन और सेठ के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण H.G. चैंपियन एवं सेठ के द्वारा वर्ष 1968 में तैयार किया गया था, जिन्होंने भारतीय वनों को 16 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन आता है किस वन के अंतर्गत? तो ज्वारीय वन के अंतर्गत सुंदरवन आता है। अगला प्रश्न है, देवदार वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंदन वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो चंदन वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत पाया जाता है। आप जान लीजिए कि चंदन का वृक्ष दोस्तों ये आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष दोस्तों नीलगिरी की घाटियों में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिनकोना नीलगिरी की घाटियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्षों में से एक है और उच्च आर्द्रता और तापमान के कारण ये वन बड़े सघन और ऊंचे होते हैं। इन वनों में रबर, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस तथा आयरन वुड के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय में शंकु वृक्ष पाए जाते हैं कितनी ऊंचाई पर? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो याद रखिएगा, हिमालय में शंकु वृक्ष लगभग 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, ऊंचाई बढ़ने पर जलवायविक परिवर्तन आते हैं, इसलिए वनस्पतियों के रूप में पर्वतीय भागों में क्रमिक परिवर्तन दिखते हैं। यहाँ ऊंचाई के क्रम के अनुसार उष्णकटिबंधी से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक मिलती है और 1500 मीटर की ऊंचाई तक पर्णपाती वन मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर कोड़धारी सदाहरित वन यानी शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली और वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर है तराई। दोस्तों शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में भावर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां पर भावर की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती हैं, उसे तराई प्रदेश कहते हैं। यहां पर अधिकांश भूमि दलदली और वनाच्छादित होती है। नदियों के द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कण भावर प्रदेश की अपेक्षा छोटे होते हैं और अधिकांश तराई क्षेत्र के वनों को कृषि के लिए साफ किया जाता है। अगला प्रश्न है, तराई पहाड़ मैदान और पठार में से उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन को भारत में क्या कहा जाता है? तो उत्तर है तराई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को तराई कहते हैं। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा और उच्च ताप वाले प्रदेशों में ऐसे वन पाए जाते हैं और तराई वनों में सागौन, साखू, शीशम और आम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा में पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर है सुंदरी वृक्ष और ये ज्वारीय वनों के अंतर्गत आता है जो कि सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उपर्युक्त सभी राज्यों यानी असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुंदरवन, महानदी डेल्टा, खंबात की खाड़ी और तराई में से मैंग्रोव वन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो तराई। दोस्तों तराई क्षेत्र जो है ये मैंग्रोव वनों का क्षेत्र नहीं है, जबकि सुंदरवन, महानदी डेल्टा और खंबात की खाड़ी ये मैंग्रोव का प्रमुख क्षेत्र है। अब आइए दोस्तों, भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है? तो ये है जलोढ़ मृदा। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक है और जलोढ़ मृदा देश के 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यानी 1/3 से अधिक 33.5% क्षेत्रफल पर पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मृदा जिसमें ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है, तो ये काली मृदा होती है। दोस्तों काली मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण हो पाता है और काली मृदा कपास की फसल के लिए सबसे अनुकूल होती है। इसे रेगुर या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है और भारत में दक्कन का पठार इसी प्रकार की मिट्टी से निर्मित है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है किस फसल के लिए? तो कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगुर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी का दूसरा नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार में जहां जलोढ़ मृदा सबसे कम है, तो उत्तर है मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा सबसे कम है। पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में ये बहुत अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है किस प्रकार की मिट्टी से? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गुजरात प्रदेश अधिकांशतः काली मिट्टी से आच्छादित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि गुजरात में काली मिट्टी और कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोएस मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? तो लोएस मिट्टी ये आप जान लीजिए कि ये चीन में पाई जाती है। भाबर मृदा पाई जाती है कहाँ पर? तो तराई के उत्तर और शिवालिक के साथ दोस्तों भाबर मृदा पाई जाती है।
और आप जान लीजिए भाबर मृदा शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है। ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक सकरी पट्टी के रूप में स्थित है और गिरिपथ पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में नदियां बड़ी मात्रा में भारी पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा करती हैं, जिससे पारगम में चट्टानों का निर्माण होता है। इसे पंजाब में भाबर और असम में दुआर कहते हैं और इस क्षेत्र में पहुंचकर अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। अगला प्रश्न है शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को क्रमशः भाबर और तराई कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को बांटा गया है कितने क्षेत्रों में या कितने वर्गों में? तो सही उत्तर है 8 वर्गों में। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लैटराइट मिट्टी, पांचवा पर्वतीय मिट्टी, छठा शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां लवड़ी या क्षारीय मिट्टी और आठवां गीली और दलदली मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और झारखंड में से जहां लाल मृदा विशिष्टता नहीं है। तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में दोस्तों लाल मृदा नहीं पाई जाती है। आप जान लीजिए लाल मिट्टी दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में पर्वतीय मृदा पाई जाती है और लाल मिट्टी देश का दूसरा प्रमुख मृदा समूह है जिसका विस्तार लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इसका वितरण मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में जहां लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा लैटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए लैटराइट मिट्टी महाराष्ट्र में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और ये मृदा संपूर्ण भारत के लगभग 5.5% भूभाग पर पाई जाती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम होती हैं। अब आइए दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है कोई प्रकोप तब आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है किसको? तो उत्तर है मानव आवास को। दोस्तों कोई प्रकोप तब आपदा बन जाता है जब वो मानव आवास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत जब किसी प्रकोप से मानव जीवन और उसकी जीविका का नाश होने लगता है तो वह प्रकोप आपदा यानी डिजास्टर का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है वह प्राकृतिक आपदा जो भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है। तो उत्तर है बाढ़ और सूखा। दोस्तों बाढ़ और सूखा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक आपदा है और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। वहीं देश का लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी कुल क्षेत्रफल का 30% सूखा से प्रभावित है। तो दोनों मिलाकर बाढ़ और सूखा से भारत का लगभग 42% क्षेत्रफल प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कोयना में भूकंप कब आया था? तो 11 दिसंबर 1967 को कोयना में भूकंप आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 26 दिसंबर 2004 से सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतया सागर में डूब गया था? तो ये दक्षिणी पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ये सुनामी के कारण पूरी तरह से सागर में डूब गया था। अगला प्रश्न है भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदा क्या है? तो भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी क्रिया ये सभी भूगर्भिक पर्यावरणीय आपदाओं के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस राज्य में बड़ा भूकंप आया था? तो गुजरात राज्य के भुज में दोस्तों 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था और ये भूकंप गुजरात के भुज में आया था। 6.9 रिक्टर परिमाण के इस भूकंप से लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे जबकि 50 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है ओडिशा राज्य भूकंपी मंडल के अंतर्गत आता है।
तो ओडिशा भूकंपी मंडल सेकंड यानी अल्प तीव्रता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वेदर वॉच यानी WWW कार्यक्रम पूर्व सूचना से संबंधित है किसके? तो याद रखिएगा तापक्रम और वर्षा के पूर्व सूचना से संबंधित है वर्ल्ड वेदर वॉच। दोस्तों वर्ल्ड वेदर वॉच कार्यक्रम तापमान और वर्षा के पूर्व सूचना से संबंधित है। इसकी स्थापना 1963 में चौथे विश्व मौसम कांग्रेस के दौरान हुई थी। ये विश्व मौसम संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके द्वारा सदस्य देशों को मौसम और उससे संबंधित पर्यावरणीय सूचनाएं दी जाती हैं। अगला प्रश्न है तीस्ता घाटी, रांची पठार, कोंकण और रायलसीमा में से वह क्षेत्र जो भारत का सूखा प्रवण क्षेत्र है। तो उत्तर है रायलसीमा क्षेत्र। दोस्तों ये भारत का सूखा प्रवण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता जिस ऋतु में सबसे अधिक है। तो ये लौटते हुए मानसून के ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और उड़ीसा राज्यों में से भूकंपीय जोखिम न्यूनतम है कहाँ पर? तो ये है ओडिशा में। दोस्तों ओडिशा राज्य में भूकंपीय जोखिम न्यूनतम है और भूकंप विज्ञानियों ने भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है। सेकेंड जोन जो अल्प तीव्रता का क्षेत्र है, थर्ड जोन मध्यम तीव्रता, फोर्थ जोन गहन तीव्रता और फिफ्थ जोन अति प्रचंड तीव्रता का क्षेत्र है। ओडिशा राज्य के क्षेत्र भूकंपी मंडल सेकेंड के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भूकंपी जोन फिफ्थ के अंतर्गत आते हैं और इसी कारण आप जान लीजिए कि जोन फिफ्थ में जो राज्य आते हैं वो अति प्रचंड तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।